हेलो बच्चों। मैं संतोष कर्ण कर्ण फिजिक्स क्लासेस के इस ब्यूटीफुल चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं बच्चों। तो बच्चों मेरे बहुत सारे ऑफलाइन बैच के जो बच्चे थे उनको वेट था कि कब यूट्यूब पे अपना वीडियो आएगा, कब मैं इस चैनल की शुरुआत करूंगा और हम लोग मिल करके यूट्यूब पे ऑनलाइन मोड में स्टडी करेंगे बच्चों। तो फाइनली आई एम हियर एंड आज से बच्चों हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे, है ना। और हम लोग मिल करके इस चैनल पे पूरी फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चों, क्लास 12th और क्लास 11th की। ठीक है, तो अभी तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 12th की फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे। एंड आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा अपने फिजिक्स का कि अपने क्लास 12th में बच्चों जो सबसे पहला बेसिकली जो हमको यूनिट पढ़ना है ना, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, थोड़ा सा लेट हो गया सिलेबस स्टार्ट करने में बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कॉम्पेंसेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, ध्यान देना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है एंड किस तरीके से आने वाले दिनों में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बच्चों कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। देखिए, और बच्चों मेरी सजेशन होगी आप लोगों को कि ऐसा नहीं कि पलंग पे फैल करके और फर्जी वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी देखना। ठीक है, कॉपी पेन खोल लेना और कॉपी पेन खोल करके पढ़ना। ठीक है, ध्यान दो। देखिए बच्चों, टॉपिक का नाम है, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमको किन टॉपिक्स के बारे में, किन आर्टिकल्स के बारे में पढ़नी है, क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, किन किन टॉपिक्स को इस टाइटल के अंदर बच्चों हमको कवर करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस लेवल का, कितने मार्क्स का इसका कवरेज होता है, वी विल सी ग्रेजुअली इन अपकमिंग क्लासेस बच्चों, राइट। सो इन द इनिशियल बिगिनिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है एंड किस तरह की टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग इस टाइटल वर्ड के साथ जाएंगे, है ना। और सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम ये समझे कि अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है ना, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, राइट। दिख रहा है आपको, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा बच्चों? ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये जो इलेक्ट्रो दिख रहा है ना, इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो आपका सेकेंड पार्ट है स्टैटिक्स, इसका मतलब तो स्टैटिक्स ही मान लो आप। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज नथिंग बट स्टैटिक्स, राइट, स्टैटिक्स। सो बच्चों ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब अगर हम इनके इंडिविजुअल मीनिंग पे चले बच्चों, तो आपने इलेक्ट्रॉन का नाम तो क्लास 8-9 में कई बार सुन रखा होगा, क्लास 11 में भी आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है बच्चों, जो एटम के ऑर्बिट में डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। आपको इसके बारे में आइडिया होगा, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, ऑलराइट। एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों समथिंग विच इज इन रेस्ट। दैट मीन्स बॉडी की जो रेस्ट की कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन को आप स्टैटिक्स की कंडीशन बोलते हो कि बॉडी स्टैटिकल कंडीशन में है, ऑलराइट। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करूं बच्चों, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टडी, तो अभी इलेक्ट्रॉन मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आप चार्ज कह लो। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं डिफाइन करूं बच्चों, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होगा ना, वो फिजिक्स का बच्चों वो पार्ट होगा, वो ब्रांच होगा जिसके अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करेंगे उसकी स्टैटिक्स कंडीशन में। दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज इन इट्स रेस्ट कंडीशन, यू कैन से गाइस, ऑलराइट। ओके, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब आप चार्ज की स्टडी चार्ज की रेस्ट कंडीशन में करते हो तो उसी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हो। फाइन बच्चों, तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं काफी बेसिक बात के साथ, काफी बेसिक पॉइंट के साथ, जिसका नाम है बच्चों चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिलकर समझेंगे कि चार्ज क्या होता है ना, और चार्ज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
चार्ज के होने से क्या होता है और नहीं होने से क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। मिटा देता हूं इसको, ठीक है। देखो तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लिया हमने, ठीक है। आप हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड ट्राई टू सी चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों चार्ज, बच्चों चार्ज पे हम लोग आए और चार्ज के बारे में हम लोग फर्दर नॉलेज गेन करें कि चार्ज क्या होता है एंड चार्ज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस लेवल तक हमें प्लस टू में चार्ज को स्टडी करना है, हम चलेंगे बच्चों। लेकिन चार्ज पे आने से पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बेसिकली बात बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी की वे में आप कनेक्ट कीजिए चार्ज से, ठीक है। बच्चों प्लस टू लेवल पे आप पहले चैप्टर में चार्ज पढ़ रहे हो, ठीक है, और क्लास 11th में ऑब्वियसली आपने ग्रेविटेशन चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में आप लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने बेसिकली वो सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी थी, उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो दो मासेस के बीच में लगती है, राइट। जैसे ये फर्स्ट मास है, लेट सपोज मास ऑफ दिस वन या दिस मटेरियल इज m1 and mass of this material is m2 and they are at some distance apart, all right. Let's suppose the distance of separation between them is r, okay. तो जो न्यूटन ने बोला था कि दो डिफरेंट बॉडी के बीच में, दो डिफरेंट मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज काम करता है, और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ना बच्चों, ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ऑलराइट। तो इनके बीच में एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है इनके बीच में। एंड इस फोर्स, जो बीच में फोर्स लगता है ना बच्चों, इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, एफ जी, विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू नो इट, एंड प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 into m2 एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपॉन r स्क्वायर, ऑलराइट। तो बच्चों इस फॉर्मूला की हेल्प से आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दो डिफरेंट मास के बीच में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो बच्चों ये जो थ्योरी आई थी ना न्यूटन की, ये थ्योरी आई थी अराउंड 1685 के आसपास, ठीक है। जिस वक्त न्यूटन ने ये बोल दिया बच्चों कि दो मासेस के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षण बल, ओके, ऐसा होता है। और इसके अलावा कोई नॉलेज थी नहीं, बस यही पता था कि दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, एक ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है, एंड वी कैन मेजर दैट फोर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ऑलराइट। सो बच्चों ये तो न्यूटन ने बता दिया 1685 में, बट इसके 100 साल के बाद, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 100 साल के बाद, आई थिंक 1785 में फ्रांस के साइंटिस्ट है बच्चों सीए कुलाम, ठीक है। और सीए कुलाम ने इसी थ्योरी में एक बात कही बच्चों, क्या कहा उन्होंने कहा बच्चों कि अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, एक और फोर्स होता है जो इन दो बॉडीज के बीच में लगता है बच्चों, ठीक है। और वो जो फोर्स होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। वो हमेशा नहीं लगता है, कुछ कंडीशंस में लगता है, ठीक है। और वो कंडीशन को हम चार्ज बोलेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। तो कहने का सेंस कि जो अट्रैक्टिव नेचर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो डिफरेंट मास के बीच में लगता है, आइजैक न्यूटन ने कहा था 1685 में। तो बच्चों 100 साल के बाद सीए कुलाम ने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक और फोर्स लगता है जो कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों बॉडी के बीच में लगता है, जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह का हो सकता है बच्चों, वो जो फोर्स लगता है ना, वो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से लगता है या जिस कारण से लगता है ना, उस कारण को हम बच्चों चार्ज कहते हैं, ऑलराइट। तो वहीं से फर्स्ट टाइम चार्ज का बच्चों बेसिकली एक सिस्टमैटिक वे में कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। और उसके बाद फिर एग्रेसिव रिसर्च हुई चार्ज पे, एग्रेसिव स्टडी की साइंटिस्ट लोगों ने चार्ज के बारे में, एंड जो भी कुछ रिसर्च हुई, जो भी कुछ डिस्कवरीज हुई चार्ज पे, उन्हीं रिसर्च एंड डिस्कवरीज के कुछ पार्ट को हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, देन आफ्टर जो भी छोटे छोटे की पॉइंट्स होंगे अबाउट चार्ज वो हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, काफी नॉर्मल पॉइंट था, ठीक है, ओके।
जो इंपॉर्टेंट लगे बच्चों नोट कर लिया करो आप लोग, ठीक है, ताकि आपका नोट भी साथ में बनता चले, ठीक है। देखिए इरेज करता हूं मैं इसको, ठीक है, ध्यान देना। ओके, तो जो अपन बात करेंगे चार्ज की, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं चार्ज को डिफाइन करता हूं, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों। अगर अपन चार्ज को डिफाइन करें एक लाइन में ना, तो हम बोल देंगे कि द इंट्रिंसिक, ऑलराइट, द इंट्रिंसिक, मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, सो कॉन्सेप्ट सीखना है एंड थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा अपनी राइटिंग के लिए, ठीक है। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ material, the intrinsic property of material which causes it, ठीक है, the intrinsic property of material which causes it to experience a force, right? Okay. बच्चों चार्ज की अगर डेफिनेशन दे तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि चार्ज बॉडी की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और टू बी मोर एक्यूरेट हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बात मैंने बताई आपको चार्ज में, तो बेसिकली इस बात की और ज्यादा सिग्निफिकेंस क्या है, या इसको हम और बेटर वे में कैसे समझ सकते हैं बच्चों, है ना। तो बेसिकली आप याद रखोगे कि चार्ज को डिफाइन करना हो तो हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बच्चा समझते हैं कि ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है, और किस तरह की प्रॉपर्टीज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल के पास, ठीक है। किस तरीके से ये चार्ज, किस तरीके से इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल एक्सपीरियंस करता है किसी फोर्स को, या किसी फोर्स को एक्सर्ट करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने का बच्चों प्रयास करते हैं। सो इट्स योर डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज, नोटेड इट इन योर कॉपी, फाइन। मिटाते हैं बच्चों इसको, ठीक है, एंड समझने का प्रयास करते हैं कि और किस किस तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और चार्ज बेसिकली चार्ज में चार्ज कैसे क्रिएट होता है, और चार्ज क्रिएट होने से फोर्स कैसे क्यों लगना स्टार्ट हो जाता है, ये हम जानते हैं बच्चों, कब लगना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखो बच्चों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज है, और एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आपने स्टडी किया हो कहीं, मास एंड चार्ज बॉडी की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें डिफरेंसेस कई बार प्लस 2 के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग चार्ज की बात करते हैं, फिर एक बार इसको मास के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली बच्चों, है ना। देखते हैं कि चार्ज के क्रिएट होने से कैसे फोर्स लगता है, चार्ज का ना होना और चार्ज का होना, इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो बच्चों इस बात को अगर मैं बताऊं आपको ना, तो मैं बता दूं आपको कि आपने सुना होगा केमिस्ट्री में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। बच्चों उन्होंने बताया था कि जो एटम होते हैं ना, एटम जनरली कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट कह रहा हूं सॉरी, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अच्छा एटम न्यूट्रल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग 12th में बच्चों बेसिक तो आपको पता ही है कि एटम के अंदर एटम के मिडिल में सेंटर पे जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां पे होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो बच्चों एटम के न्यूट्रॉन होने का मतलब हो गया कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं ना बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने पॉजिटिव्स होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, दैट्स व्हाई फाइनली वो न्यूट्रल रह जाता है। जैसा कि मैं शो करूं बच्चों कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, तो चूंकि डाल्टन ने बोला था कि एटम तो न्यूट्रल होते हैं, तो अगर 5 प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, 5 ही होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ऑलराइट। सो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 प्रोटॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं बचा, जीरो का मतलब क्या है, न्यूट्रल है, नकार आ गया यार, ठीक है। दूसरा एक और एटम ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया बच्चों, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे भी अगर मैं, ये भी एटम ही है अपना, तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और मैं बच्चों ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, ऑलराइट, 7 प्रोटॉन है। तो बिकॉज एटम्स आर जनरली न्यूट्रल,
So number of electron and number of protons should be same in this case. तो बच्चों अगर प्रोटॉन 7 है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होंगे. तो we know that electrons are moving in the orbit of atom 1 2 3 4 5 6 and एक होगा 7. ठीक है. तो बच्चों देखा ना आपने यहाँ की तरह, यहाँ पे क्या होगा कि 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन आर न्यूट्रल. तो जो जनरली एक केस होता है, जनरली जो होते हैं ना एटम्स, जनरली एटम्स न्यूट्रल होते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल है. इस केस में क्या होता है बच्चों, जब ये बैलेंस होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते हैं, जब ये न्यूट्रल होता है, इस केस में क्या देखा जाता है कि ये जो दोनों एटम्स होते हैं ना, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता. नो फोर्स बिटवीन दिस एटम, कोई फोर्स नहीं लगता. हाँ, वो एक ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, वो तो हमें पता है, वो ड्यू टू मास लगता है, तो वो तो एग्जिस्टेंस में रहेगा, हमने पढ़ा है. बट उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगता है. ठीक है, बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कुलाम ने बताया था. तो ऐसा कोई फोर्स नहीं लगता हो ग्रेविटेशन, हम उसकी बात नहीं कर रहे, कोई अदर फोर्स नहीं लगता. ठीक है. लेकिन बच्चों क्या है, सी कुलाम ने बताया बच्चों कि जब हम इन दोनों एटम को रब करें, बेसिकली एटम को तो रब नहीं करेंगे, हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज होगी, और मैं आपको एटॉमिक मोड में समझा रहा हूं. ठीक है. और वैसे तुमको पता है कि हम अगर दो डिफरेंट बॉडी को, जैसे इन दोनों को मैं रब करने की बात कर रहा हूं, तो ये तो एटम से मिलके बने होंगे ना, तो मैं एटॉमिक व्यू को बोर्ड पे शो कर रहा हूं. ठीक है. फाइनली आप मन में सोचना है कि मैं दो बॉडीज को रब कर रहा हूं, और दो बॉडीज को रब कर रहा हूं, तो इनके अंदर के एटम्स भी कांटेक्ट में आ रहे होंगे, और एटम्स के बीच भी फ्रिक्शन हो रहा होगा, आप ऐसा मानोगे. ठीक है बच्चों. तो क्या होगा कि इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों न्यूट्रल थे. अब क्या किया अपन ने ना, अब हमने इसको रगड़ा, रब किया आपस में इसको. ठीक है. तो बच्चों ड्यूरिंग द रबिंग क्या होगा, जब हम इसको रगड़ रहे होंगे, तो रगड़ने के दौरान ऐसा हो सकता है कि जब ये एटम इस एटम के कांटेक्ट में आएगा, राइट, तो कांटेक्ट में आ रहा होगा, जब हम इसको रगड़ रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए. कि प्रोटॉन तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा ना, आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन ही कांटेक्ट में आएगा. तो ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए. ठीक है. तो किसका किस में जाएगा ना बच्चों, ये पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में, जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो वो हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं होगा. हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों, जैसे इस एटम का नाम हमने ए दिया, इसका नाम हमने बी दिया, तो बच्चों हम ऐसा मान लेते हैं कि रगड़ने के दौरान ना बी का कुछ इलेक्ट्रॉन ए में आ गया, कुछ क्या, हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया. तो बच्चों ऐसा होने पे क्या होता है, जैसे हम एक और केस लेते हैं कि जब हमने रब किया, तो आफ्टर रबिंग क्या हुआ. ठीक है, थोड़ा छोटा लग रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, वही चीज है, ये वही आइटम है ए, और ये आइटम है बच्चों बी. तो मैं मानता हूं कि आफ्टर रबिंग क्या हुआ, आफ्टर रबिंग. ठीक है. आफ्टर रबिंग क्या हुआ बच्चों की, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया. तो बच्चों स्टार्टिंग में कितने प्रोटॉन थे, यहाँ पे 5 थे, और 5 इलेक्ट्रॉन्स भी थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 10 इधर आ गया, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए. तो 1 2 3 4 5 6. ऑलराइट. प्रोटॉन तो 7 ही होंगे यहाँ पे बी वाले एटम में, तो मैं मान लेता हूँ कि प्रोटॉन 7 थे, 7, और चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो कितने देंगे, 6 देंगे. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ऑलराइट बच्चों. तो बच्चों अब देखोगे कि जो चीज स्टार्टिंग में बैलेंस थे वो बैलेंस नहीं रहेगी. यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, प्रोटॉन अभी भी 5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस क्रिएट हो गया. ठीक है. यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन 7 है, 7 है, और इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहाँ पे प्लस आ गया. तो बेसिकली हम बच्चों यहाँ पे ये देख रहे हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि आफ्टर रबिंग क्या हुआ, ये बैलेंस नहीं रहा, ये न्यूट्रल नहीं रहा. इन एटम्स में, या अगर हम बॉडीज को रगड़ रहे हैं, तो बॉडीज में चार्ज आ गया है. ठीक है. और इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में ना इन दोनों के बीच में एक प्रकार का फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है. फोर्स विल एक्ट, एक प्रकार का फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है. कौन सा फोर्स होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है. तो ये फोर्स लगना कैसे स्टार्ट हुआ, आपको पता चल गया ना, जब हमने इसको रब किया, रब करने से क्या हो गया कि इनके बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया बच्चों. तो हम बोलते हैं कि जब दो बॉडीज को रब किया जाता है, जब दो बॉडीज को रगड़ा जाता है, तो दो बॉडीज को रगड़ने से उन बॉडीज में आई वो प्रॉपर्टी है ना, उन बॉडीज में डेवलप हुई वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से उन बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है बच्चों. उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टीज को हम चार्ज बोलते हैं बच्चों. चार्ज, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, चार्ज बोलते हैं.
तो आई थिंक क्लियरली आप समझ गए होंगे कि चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक तरीका तो आपने देखा कि रब करने से प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों। तो आई थिंक कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, चार्ज बेसिकली क्या होता है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है चार्ज के बारे में वो आपकी बच्चों यहाँ पे डेवलप हुई होगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो सही लगता है उसको नोट करो एंड फिर रब करते हैं इसको। ठीक है, उतार लो इसको। ओके गाइस, उतार लेगा आपने इसको। ठीक है, मिटा दे। ओके ठीक है बच्चों, मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला रब कर इरेज करते हैं। ठीक है, देखो ओके बच्चों, अब यहाँ पे दो तीन छोटी छोटी बात करते हैं। ठीक है, उसको आप याद करना क्लियरली, यहाँ से आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको ये याद करना है बच्चों, है ना, क्या बोलेंगे, और रटना है। ठीक है, क्रैम कर लेना है, क्रैम। ओके देखो बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों कि आप लोग याद रखना, जैसे क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे तो आपको याद है ना, जब हम एफ बोलते थे, एफ का मतलब फोर्स होता था। दैट मीन्स क्या, कि फोर्स की रिप्रेजेंटेशन एफ होती थी। जब हम वेलोसिटी को इंडिकेट करते थे तो हम भी से रिप्रेजेंट कर देते थे बच्चों। ठीक है, वैसे ही क्लास 12th में जब बच्चों हमको चार्ज को इंडिकेट करना हो तो किस तरह का साइन हम यूज करेंगे बच्चों। तो याद करना कि चार्ज होता है, चार्ज को हम सिंपली या तो कैपिटल क्यू से इंडिकेट कर देते हैं या फिर स्मॉल क्यू से इंडिकेट कर देते हैं। सो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, किसी भी तरीके से हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, आप ये याद रखना। ओके बच्चों, दूसरी बात आप याद रखेंगे कि चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि रब करने से दोनों में एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, जिस प्रॉपर्टी को आप चार्ज दे रहे हो, है ना। यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है। दैट मीन्स क्या, कि चार्ज दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये दो चार्ज के टाइप होते हैं। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, लाइक चार्जेस रेपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो काफी नॉर्मल पॉइंट है, जानते हो आप लोग। तो बच्चों दो देखा हमने, चार्ज का सिंबल देखा, चार्ज के टाइप देखे। ठीक है बच्चों, अगर मैं यूनिट की बात करूं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो जिस प्रकार फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, बिकॉज न्यूटन ने फोर्स के बारे में पहली बार बताया था सिस्टमैटिकली। वैसे चार्ज के बारे में बताया था सीए कुलम ने, इसलिए चार्ज की यूनिट क्या रख दी गई बच्चों, कुलम रख दी गई। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कुलम होती है, कुलम होती है। ऑलराइट, ये समझ में आ गया बच्चों आपको। ओके, तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है ना बच्चों, आपने ये देखा। अब बच्चों यहाँ से आप दो तीन पॉइंट और याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ये। और यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल्स भी मैं जब आपको समझाऊंगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, तो देखना यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। काफी नॉर्मल पॉइंट लग रहा है ना बच्चों, लेकिन न्यूमेरिकल्स निकलेंगे यहाँ से, ख्याल रखना इस बात का। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ से और पॉइंट आप क्या याद रख सकते हो कि आप देख रहे हो बच्चों कि एटम ए और एटम बी में किसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, किसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे बच्चों कि बी में इनिशियली 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब 6 रह गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना। तो इलेक्ट्रॉन बी में कम हो गया बच्चों, और आप देख रहे हो कि बी में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया बच्चों। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए में इनिशियली बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट अब 6 हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों आप कंक्लूजन दे सकते हो यहाँ पे कि अगर बॉडी में सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज आता है। वही बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं बच्चों, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ बच्चों की अगर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा बच्चों आप याद रखेंगे कि अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कैसे लिखेंगे डिफिशियंसी यार, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो वहां पे क्या देगा बच्चों, वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आप लोग समझ गए बच्चों कि कैसे चार्ज क्रिएट होता है एंड कैसे चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है ना बच्चों। तो इरेज करते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ पे उसको जानने का प्रयत्न करते हैं बेसिकली। ठीक है, ध्यान दो। देखो बच्चों, आप एक पॉइंट और बोल सकते हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उतना कम जाना। तो मास जब कमता है तो भी आता है पॉजिटिव, और मास जब बढ़ता है तो आता है नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। ठीक है बच्चों, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको एंड देखते हैं कुछ और पॉइंट अबाउट चार्ज। चार्ज की और क्या क्या बातें हैं जो आपको आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो तो बच्चों चार्ज हमने देख लिया। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स पे आएंगे हम लोग चार्ज के बारे में, बट उससे पहले हम जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास एंड चार्ज की, उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और बढ़िया से नोट करना, समझ के नोट करना, जो पढ़ा दूं मैं इतने बढ़िया से अटेंशन के साथ सुनना कि वो आपको याद हो जाए। ठीक है बच्चों, एग्जाम में आता है बेसिकली, तो ध्यान सुनना क्या बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो बच्चों, देखो इस चैनल पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो थ्योरी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप उसको बढ़िया से पढ़ो, नोट करो। ठीक है, एंड हर तरह से पढ़ने का बच्चों अपना अपना एक अलग बेनिफिट होता है। ऑफलाइन क्लास के अलग फायदे होते हैं, नुकसान भी अलग होता है, वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का अपना अलग फायदा होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप कोई चीज यहाँ पे नहीं समझे तो उसको थोड़ा सा आप पीछे करके देख सकते हो। एक ही वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख सकते हो, लेकिन 2 बार 3 बार देखने का कोई मतलब नहीं, उससे आपका टाइम ही खराब होगा। ठीक है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए बच्चों, केमिस्ट्री भी पढ़ना है आपको, मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश मैथ्स सब, बायो भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, पूरी अटेंशन के साथ पढ़ो, ताकि चीजें आपके माइंड में रह जाए बच्चों। उसको टाइम टू टाइम आप रिवाइज करो। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ स्टडी। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। मैं बोल रहा था मास और चार्ज को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो कीजिए, देखें क्या क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होती है बेसिकली मास एंड चार्ज के बीच। चलो एक तरफ लिखता हूं मैं चार्ज, बचपन में पढ़ा था ना चार्ज और मास को, मतलब दो चीजों को हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक तरफ फर्स्ट वाला, एक दूसरी तरफ सेकंड वाला। तो चार्ज लिख दिया बच्चों मैंने। ठीक है, एंड एक तरफ लिख दिया बच्चों मैंने क्या चीज, मास लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके बच्चों, काफी कॉमन सी बातें हैं और आप इसको सुनना और थोड़ा इमेजिन करना। ठीक है, कि जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या वो आपको डाइजेस्ट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, देखिए देखो, अगर मैं चार्ज की बात करूं ना तो मैं बोल सकता हूं कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पहला पॉइंट कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। वेरेज अगर मैं मास की बात करता हूं बच्चों, तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मास जो होता है ना बच्चों वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या है बच्चों, कभी आपने सुना है कि किसी का मास, किसी से कोई मास पूछता है तो बोलेगा मेरा मास -50 किलोग्राम है? ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, प्लस ही होता है हमेशा, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज बच्चों नेगेटिव हो सकता है। तो ये पहला सिंपलेस्ट टाइप का डिफरेंस हो गया बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है बच्चों, ओके। अगर मैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, दूसरे डिफरेंस की बात करता हूं, तो बच्चों दूसरा डिफरेंस जो यहाँ पे हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा कि चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब क्या है बच्चों, लिखते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। आई थिंक कि मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यहां देखेंगे बच्चों, तो यहां मैं बोल सकता हूं बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज।
ठीक है, विदाउट चार्ज। मतलब क्या है बच्चों इसका? मतलब ये है कि चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है, बट मास चार्ज के बिना रह सकता है। मतलब ये हो गया बच्चों कि किसी बॉडी पर अगर कुछ चार्ज है ना, तो याद रखना उसमें मास भी होगा, पक्का होगा, 100% होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की आप बात कर लो, एक इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, कुछ चार्ज होता है उसके पास, कुछ मास भी होता है इलेक्ट्रॉन के पास। बट बच्चों अगर किसी बॉडी में कुछ मास है तो जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज ऑलवेज हो सकता है। खुद सोचो, सिंपल सी बात है। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज एंड चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, ओके, दिस इज द सेकेंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ऑलराइट बच्चों, थर्ड पॉइंट आप याद रखना, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड कई बार थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन याद रखो इसको। क्या है ये है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड, ठीक है, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। चार्ज की जो वैल्यू है ना बच्चों किसी बॉडी पे, जैसे मैं बोलता हूं कि इस बॉडी पे कुछ चार्ज है, तो इस बॉडी पे जो चार्ज है ना वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि ये बॉडी रुकी हुई है कि ये बॉडी मूव कर रही है, राइट। इस बॉडी पे जो चार्ज है वो इस बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। ये बॉडी रुकी हुई है, दैट मीन्स इसकी स्पीड 0 है। मूव करेगी, दैट मीन्स कुछ स्पीड होगी इसके पास। तो चार्ज को इससे मतलब नहीं है, चार्ज जो होगा वो होगा, ये चाहे रुका रहे चाहे गति करे, मूव करे। इसलिए मैंने लिखा है बच्चों कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। बट बच्चों मास के बारे में ऐसा कहा गया है आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी में, ठीक है। आप ग्रेजुएशन में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, मैं उसका एक पॉइंट यहां पे लिख के आपको समझा देता हूं कि मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड, राइट। मास ऑफ बॉडी इधर दिख रहा है आपको, मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड। मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड। अजीब तो नहीं लग रहा ना बच्चों? इसका मतलब क्या है कि मैं रुका हुआ हूं और मेरा मास लेट सपोज 1 क्विंटल, ठीक है। तो मैं रुका हुआ हूं और मेरा मास 1 क्विंटल है, ठीक है। तो मैं रुका हुआ हूं, 1 क्विंटल है। तो ये लाइन बोलता है बच्चों कि अगर मैं दौड़ूंगा ना तो मेरा मास चेंज हो जाएगा। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट ऐसा ही है बच्चों। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते। कभी 11th में हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स लगाए काइनेमेटिक्स में कि कोई बॉडी है, दौड़ रही है ना, बॉडी की ये पर्टिकुलर स्पीड है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनली ये है, वर्क डन निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो सारे केसेस में बच्चों हम लोग क्या करते थे, मास को कांस्टेंट ही रखते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आप देखो, ध्यान देना। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी में बच्चों बोला गया है कि जो बॉडी का मास होता है व्हेन बॉडी इज इन मोशन, ये कौन सा मास है? जब बॉडी किस में हो, मूव कर रही हो। तो जो मास होता है ना, ये होता है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², राइट। ये होता है। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है बच्चों? इस फॉर्मूला का मतलब है कि यहाँ पे m0 जो है ना, ये है मास ऑफ द बॉडी इन रेस्ट कंडीशन, ठीक है। ये क्या है? मास ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी इज मूविंग, राइट। एंड v क्या है? v है वेलोसिटी, यू कैन से स्पीड ऑफ द बॉडी, राइट। जब बॉडी मूव कर रही होगी तो उसकी स्पीड क्या है? एंड c क्या है बच्चों? c है स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो बॉडी का मास होता है वो वेरी करता है। अब बच्चों अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखो और अगर समझने का प्रयास करो ना बच्चों, तो आप पाओगे कि जो ये वाला मास है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली यही होती है, ज्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि बॉडी की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट में तो कम, क्या बहुत ही कम होगी। लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कैन यू इमेजिन गाइस? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है 3 10⁸ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर इन 1 सेकेंड। बच्चों 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे जीरो लगे हुए हैं। तो 1 सेकेंड में लाइट इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। किसी बॉडी की स्पीड क्या होगी? 20 मीटर/सेकेंड। अब यार ये 20 मीटर/सेकेंड ही काफी ज्यादा है। क्या हम लोग 1 सेकेंड में 20 मीटर चल सकते हैं? क्या नहीं चल सकते। तो ये काफी ज्यादा है। इतनी तो होती भी नहीं, लेकिन अगर इतनी भी है
तो ये वैल्यू इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी छोटी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर की अपेक्षा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और अगर ऐसा है बच्चों तो आप सोचो जब ये ऊपर वाला बहुत छोटा रहेगा और नीचे वाला बहुत बड़ा रहेगा तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0.00000 बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी बच्चों। और जब 1 में से आप ऑलमोस्ट जीरो घटाओगे तो ये ऑलमोस्ट 1 रहेगा, 1 का रूट 1 ही आ जाएगा, दैट मींस नीचे 1 ऑलमोस्ट 1 बन जाएगा। और जब नीचे ऑलमोस्ट 1 बन जाएगा बच्चों तो ये जो m है ना ये ऑलमोस्ट m नॉट रह जाएगा। दैट मींस क्या कि बॉडी की रेस्ट में जो मास होती है उसी के ऑलमोस्ट इक्वल आएगा बॉडी का मास जब बॉडी मूव कर रही होगी। इसलिए बच्चों इन प्रैक्टिकल हम लोग ज्यादा इसको कंसिडर करते नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेरी स्लाइटली चेंज तो होता है बच्चों। सो दैट मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड। तो बच्चों ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे एंड फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या है। ठीक है, ध्यान देना। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, मैं देख लेता हूं कि वीडियो की लेंथ क्या हो रही है। ठीक है, ओके, एक छोटा सा बच्चों पॉइंट और पढ़ लो। ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होने के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम किसी किसी बच्चे को हो जाते हैं, तो वीडियो की साइज रखेंगे, कोशिश करेंगे 40 to 45 मिनट एंड बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, क्लास आप आज ले रहे हो, आज पहला लेक्चर है मेरा यूट्यूब पे। ठीक है, तो पढ़ाई में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, यू नो, ऑडियो की प्रॉब्लम, ठीक है, लाइटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है, क्लासरूम की साइज क्या होनी चाहिए, बेसिकली यू नो टाइमिंग क्या रखें क्लास की, कितने लेंथ का आपको वीडियो चाहिए, एक दिन में 1 घंटे का चलेगा, 40 मिनट, ठीक है, या फिर आधे घंटे का चाहिए, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को करूंगा। लेकिन बच्चों पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, और पढ़ाई के साथ बच्चों मजाक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो कि दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, है ना। मैंने भी यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं कोई नया हूं या मैं बहुत बढ़िया हूं। मुझसे भी बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मुझसे बेकार बेकार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी होता है कौन बढ़िया है कौन खराब है। बच्चों मैटर ये करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप अपनी पढ़ाई में कितना डिवोटेड हो। ठीक है, आप कितना डिवोटेड हो अपने स्टडी में, कितनी मेहनत कर रहे हो, वो मैटर करेगा कि आप फ्यूचर में कहां दिखोगे। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता बच्चों कि आप कहां पढ़ रहे हो, कैसे करता है, उतना नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जो भी आपकी डिमांड हो, जो भी आपको चाहिए, आप मुझे बताओ कमेंट करके, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड बच्चों मेरी चाहत रही कि आप पढ़ो यार। ठीक है, मेहनत करो एंड आपके अंदर एक ग्रेजुअल चेंज आना चाहिए, है ना, लगना चाहिए कि नहीं आप स्टूडेंट बढ़िया हो यार। ठीक है, चलिए, तो इन बातों को सुनो एंड ख्याल करो इन बातों पे, क्या बोलते हैं, अमल करो, एसीड करो, राइट। चलिए, ओके, तो नेक्स्ट बात लेते हैं बच्चों। हमने मास एंड चार्ज के बीच में डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं बच्चों चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि वेज ऑफ चार्जिंग क्या क्या होते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, बट कोशिश करेंगे जल्दी से थ्योरेटिकल पॉइंट को निपटा करके हम लोग न्यूमेरिकल्स पे स्ट्राइक करें, क्योंकि बच्चों हमारा मैक्सिमम टारगेट होगा इस चैनल पे, वो होगा न्यूमेरिकल्स को लगाना, बढ़िया बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स को टच करना, ताकि एकेडमिक जो क्लास 11-12 है उसका तो फाउंडेशन आपका तैयार हो, उसका जो कंप्लीट कोर्स है बेसिकली आप ऐसा बोलो, वो आपका तैयार हो जाए, और एक अच्छा खासा फाउंडेशन तैयार हो जाए आपका फ्यूचर अपकमिंग नेट या जो भी आप एग्जाम दोगे उसके लिए। ठीक है, तो दिल लगा के पढ़ोगे तो डेफिनेटली बच्चों होगा। ठीक है, एंड चूंकि मेरा ये पहला लेक्चर है यूट्यूब पे, ठीक है, तो क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे सामने काफी सारे बच्चे होते हैं, तो वहां पे आदत है पढ़ाने की बच्चों। लेकिन यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वहां पे कोई भी बच्चा नहीं है, अकेला ही बोल रहा हूँ मैं, तो कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल मैनेज इट। ठीक है, आप लोग पढ़ो यार। ठीक है, चलिए बढ़िया से मेहनत कीजिए बच्चों, यही चाहता हूं मैं कि आप मेहनत करो। एंड बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम बीत रहा और टाइम के बीतने के साथ साथ आपके अंदर चेंज ना आ रहा हो। अगर ऐसा होगा कि हाँ महीना बीत गया, वीक बीत गया, साल बीत गए और आप वहीं के वही हो, आपका मेंटल लेवल वहीं का वही है, तो फिर काय के स्टूडेंट हो यार। आप लोग मेहनत करो। ठीक है, देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखना,
देखो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो तो जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, 3 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्ज की। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मुझे लगती है ना, वो ये है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स बच्चों चार्ज में क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, चार्जेस क्वांटाइज्ड होता है। क्या मीनिंग होता है अलग से समझेंगे, इसको भी आप याद रखो कि चार्जेस की प्रॉपर्टी नंबर 1, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ऑलराइट, ओके बच्चों नंबर 2 प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो नंबर 2 प्रॉपर्टी में बोल सकता हूं कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मतलब होगा चार्जेस आर एडिटिव। ठीक है, देखेंगे बच्चों, अलग से देखेंगे क्या मतलब होता है इसका भी। ठीक है, और जो अपना तीसरा पॉइंट है ना, विच इज यू कैन से इंपोर्टेंट ही है बच्चों। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है अपना वो है चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो बच्चों ये जो है ना, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। यू शुड कीप दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, second properties is charges have additive nature, right, and third properties is charges are conserved, right। तो जो 3 प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, ऑलराइट, नोट कर लो इसको। एंड फिर देखते हैं हम लोग कि चार्जेस आर क्वांटाइज जो है, ये जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नोटेड इट, वेरी नाइस। ओके, कर लिया बच्चों नोट, इसको मिटा दे। ओके बच्चों, मिटा दिया इसको मैंने, चलो ठीक है। एंड अब हम लोग पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टर्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको आपको दिमाग में रखना है बच्चों। एंड बिकॉज उसके बाद ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों वो जो पॉइंट जिसकी बात मैं कर रहा हूं ना, वो पॉइंट है अपना फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज, राइटिंग बहुत बढ़िया बन रही है मेरी। फंडामेंटल चार्ज बच्चों, मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ बोर्ड में, पता नहीं आपको कितना बड़ा बड़ा दिख रहा होगा अभी, पता नहीं, लेकिन मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, फंडामेंटल, इतना बड़ा बड़ा मैं जनरली लिखता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आदत बना रहे ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज बच्चों, फंडामेंटल चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है इसका, ठीक है, देखोगे ध्यान दो बच्चों। फंडामेंटल चार्ज का बच्चों मतलब होता है कि चार्ज की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, डिफाइन भी बच्चों अगर हम करें इस फंडामेंटल चार्ज को, तो यही बोलेंगे कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, और यू कैन से चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज अपने पास रखता है, या फिर एक प्रोटॉन अपने पास जितना चार्ज रखता है, उसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो। ठीक है, आपको पता है ना कि जैसे मैंने दिखाया था कि 2 एटम को हमने रगड़ा था, तो एक एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो रहा था, तो उसके अंदर चार्ज आ गया था, और उस चार्ज की वजह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगना अप्लाई हो गया था। ठीक है, तो उस प्रोसेस में बच्चों क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो सकता है वो कितना, 0 नहीं, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा ना बच्चों, वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो बच्चों मिनिमम जो पॉसिबल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, उसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज बच्चों, हम बोल सकते हैं द फंडामेंटल चार्जेस आर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, यू कैन से, और चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इसकी जो बच्चों वैल्यू, जैसे मैंने बोला ना चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, वो होता है 1.6 into 10⁻⁻⁹, एंड यू नो दैट यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, या फिर 1 प्रोटॉन पे तो ये प्लस होता है 1.6 इंटू प्रोटॉन प्लस ही होता है, लेकिन चलो पी कर दिया मैंने, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू। दैट मीन्स नेचर में ना किसी बॉडी पे इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, इससे ज्यादा होगा, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। मतलब क्या है, ये चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, ये चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, इससे कम चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो यही जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है ना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज। ऑलराइट, ओके बच्चों। अब बच्चों क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की हम बात करने वाले थे, ठीक है। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है बच्चों। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, नोट कर लेना जो नोट करना हो। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब बच्चों होता है, जैसे अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था ड्यूरिंग मूविंग एक एटम से दूसरे में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है। तो जो बॉडी पे चार्ज क्रिएट होगा ना बच्चों, बॉडी पे जो चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज क्यू, राइट, जो चार्ज क्रिएट होगा तो वो क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 ही इक्वल होगा, नहीं तो फिर क्या होगा 2 ही होगा, नहीं तो फिर क्या होगा 3 ही होगा, नहीं तो फिर क्या होगा 4 ही होगा, नहीं तो फिर क्या होगा 5 ही होगा, नहीं तो ऐसी इन सो ऑन, ठीक है। तो दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज, राइट। लेकिन बच्चों अगर कोई बोलता है कि क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या इम्पॉसिबल। 1.5 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्वांटम मतलब होता है साबुत, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लासरूम में बच्चे कितने हैं, 10 है नहीं तो 20 है, 12.5 बच्चे थोड़े होंगे, 12 होंगे तो 13 होंगे, ठीक है। तो वैसा ही सीन है बच्चों, है ना। 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 2.5 ये सब वैल्यू पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चार्ज की ये वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, और अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखो तो 1 ही क्या है, 1 ही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, ठीक है। अगर आप 2 ही को देखोगे तो ये क्या होता है, ये होता है 2 इंटू 1 ही, ठीक है। 3 को देखोगे तो ये क्या होता है 3 इंटू 1 ही, ठीक है। 4 को देखोगे तो ये क्या होता है 4 इंटू 1 ही, एंड आगे ही ऐसे चलेगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, ये फंडामेंटल चार्ज का 2 टाइम्स, फंडामेंटल चार्ज का 3 टाइम्स, फंडामेंटल चार्ज का 4 टाइम्स, मतलब फंडामेंटल चार्ज का बच्चों इंटीजर मल्टीपल चल रहा है। फैक्टराइजेशन ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल चल रहा है। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बच्चों कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज होता है ना, वो ऑलवेज फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होता है, इंटीजर मल्टीपल में होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों कि किसी भी बॉडी पे चार्ज की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज फंडामेंटल चार्ज की इंटीजर मल्टीपल में होगी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ऑलराइट, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कैन वी डिराइव अ इक्वेशन ऑफ चार्ज। ऑफ कोर्स देखो कैसा डिराइव करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा क्या है 1 2 3 1 ही 2 ही 3 4 ही 5 ही। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों यहाँ पे कि इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ चार्ज इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर n बिलोंग्स टू n। n मतलब होता है बच्चों नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है 1 2 3, मतलब गिनती की संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड सो ऑन। बच्चों ये चार्ज की वैल्यू हो गई। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एंड माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज जब सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अभी पढ़ा आपने स्टार्टिंग में ये बात, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ई मतलब फंडामेंटल चार्ज, इसकी वैल्यू क्या होती है याद होना चाहिए आपको, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एंड क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड क्यू क्या है, क्यू है बच्चों वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, वैल्यू ऑफ चार्ज। ऑलराइट, तो बच्चों ये था क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। अगली प्रॉपर्टी अपनी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, फिर पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो वो बच्चों उतना बेसिकली मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस उतना नहीं होगा उसका जितना इसका है, ठीक है, एंड
बहुत सारे छोटे छोटे हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग अगली क्लास में, वीडियो को इतना ही लंबा रहने देते हैं, ठीक है। आज पहला क्लास था, देखो इस वीडियो को कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड जहां जहां बच्चों थोड़ा डाउट होता है उसको आप एक बार पीछे करके देखो, ठीक है। और जो भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगा हो, ठीक है, कि जो भी इश्यू है, जैसे लाइटिंग की इश्यू या फिर ऑडियो की इश्यू की, मेरी आवाज अगर आपको प्रॉपर तरीके से नहीं सुनाई दे रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताना। और ये वीडियो कैसा लगा बच्चों ये भी बताना मुझे, ठीक है। बाकी 3-4 क्लास के बाद मैं थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाऊंगा खाली रूम में बोलने का, जब मेरे सामने कोई नहीं होगा तो थोड़ा सा और बेटर तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तब तक बच्चों इनको आप रिवाइज कीजिए एंड रेडी होके अगली क्लास में आओ आप। अगली क्लास में हम बच्चों बड़े ही ऑसम से क्वेश्चन करेंगे इस छोटे से सिंपल से इक्वेशन पे, ठीक है। इस छोटे से इक्वेशन पे किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको कल की क्लास में। तो रेडी रहना इसको रिवाइज करके। एंड बच्चों हम लोग मिलते हैं कल। दूसरी बात बच्चों आप ये याद रखना, आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि हम लोग बच्चों इस चैनल पे ऑनलाइन मोड में जो पढ़ेंगे ना बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे मंडे टू फ्राइडे, राइट। मंडे टू फ्राइडे हमारा बैच रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। एंड टाइमिंग मुझे नहीं पता, आपको पूरे दिन में कभी भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप घर पे रहते हो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड आप जानते हो कि कहीं भी आप पढ़ते हो तो गुरुदक्षिणा तो लगता है, ठीक है। बिना गुरुदक्षिणा के पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो पढ़ते हैं वो सफल नहीं होता बच्चों, ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ पे गुरुदक्षिणा कैसे लगेगी, मतलब यहाँ क्या फी देने तो आओगे नहीं, तो बच्चों यहाँ पे गुरुदक्षिणा होगी कि आप मन लगा के पढ़ो, ठीक है। जब आप चीजों को सीखोगे वाकई में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। जब मेरे वीडियोस से कुछ आप सीखोगे, कुछ नया आपके अंदर एडिशन होगा ना बच्चों, तो वो मेरी गुरुदक्षिणा होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। वो आप लोग की मेरे प्रति गुरुदक्षिणा होगी, बेसिकली आप ऐसा मानो। और मुझे संकेत कैसे मिले बच्चों, तो मुझे संकेत ऐसे मिलेगा कि जो वीडियो आप देखोगे उस वीडियो को आप लाइक करना, ठीक है, मुझे मेरी गुरुदक्षिणा मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल एंड वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड फॉर्मूला क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिकली Q is equal to plus minus NE. So thank you so much and bye bye.